तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप मुझे एक बात का आंसर दो। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, तो वो चीजें, वो रिसोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है? वो आपके लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है, क्योंकि उनकी वजह से आपका उद्देश्य अचीव हुआ। मान लो आपका उद्देश्य यह है कि आप बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना चाहते हैं, यानी कि 100 में से 100 नंबर लेकर आने चाहते हैं, मगर कैसे आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, पहले तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और कुछ रिसोर्सेज भी आपके पास होने चाहिए। जैसे कि आपके पास प्रॉपर बुक होनी चाहिए जिसमें से आप पढ़ाई करेंगे, आपके क्लास नोट्स होने चाहिए, एक बेस्ट गाइड यानी कि एक बेस्ट टीचर होना चाहिए बिजनेस स्टडीज का जो आपको बताएगा कि कैसे पढ़ाई करनी है, आपके पास पेन होने चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, काफी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो ये रिसोर्सेज अगर आपके पास होंगे तब जाके आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, वरना नहीं ला सकते। तो ये रिसोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए या नहीं हो गए? इंपॉर्टेंट हो गए। इसी प्रकार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उनके भी बड़े बड़े गोल होते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए उनको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। वो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसलिए ये जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? मैंने आपको क्लास में बताया था। ऑर्गेनाइजिंग में हम दो काम करते हैं। पहला काम रहेगा कि जो काम है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, उन सभी कामों को बांट दो, डिवाइड कर दो। उसके बाद उसमें एम्प्लॉइज को भर्ती करो, यानी कि एम्प्लॉइज को लेकर आओ, उनका इंटरव्यू लो, उनको सिलेक्ट करो और उनको काम दो कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। यानी कि हमने भर्ती करी ताकि काम को किया जा सके। अब उस काम को करने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। उन रिसोर्सेज को लेकर आना भी ऑर्गेनाइजिंग में आता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में दो चीजें आ गई। एक तो हमने स्ट्रक्चर बनाया ऑर्गेनाइजेशन का कि ये काम करने हैं एम्प्लॉइज के द्वारा, एम्प्लॉइज को काम दिए। उसके बाद रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करे कि इन इन कामों को करने के लिए इन इन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेंगे, वो भी हम अरेंज करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एम्प्लॉइज काम करेंगे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है, वरना गोल अचीव नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टूडेंट्स, मुझे एक सवाल का और जवाब दो। अगर किसी इंसान को एक ही काम दिया जाए रोज करने के लिए और वो काम उसको सालों साल तक करना है, तो वो उस काम में क्या बन जाएगा? स्पेशलिस्ट बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा। ठीक है ना? आप इसको इस तरीके से समझो। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं। परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट और सेल्स का डिपार्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर काफी सारे एम्प्लॉइज भी काम करेंगे हर डिपार्टमेंट में। अब वो काम उनको रोज करना है और सालों साल तक करना है, तो वो क्या बन जाएंगे? अपने अपने डिपार्टमेंट के माहिर हो जाएंगे, यानी कि एक्सपर्ट बन जाएंगे, स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। परचेज वाला परचेज करने में एक्सपर्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करने में स्पेशलिस्ट हो जाएगा, मार्केटिंग वाला और सेल्स वाला अपने अपने डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। तो ये किस वजह से हुआ? ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हुआ, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में मैंने क्या कहा था आपको? सबसे पहला काम होता है कि काम को बांटना। काम को बांट दिया, परचेस में भी बांट दिया, प्रोडक्शन में भी बांट दिया, मार्केटिंग में भी बांट दिया और सेल्स में भी बांट दिया। फिर इसके अंदर हमने क्या करा? एम्प्लॉइज की भर्तियां करी, एम्प्लॉइज को काम दिया कि आपका ये काम है और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। और इस वजह से वो अपने काम में स्पेशलिस्ट बन गए, क्योंकि वही काम उनको रोज करना था। ठीक है ना? तो जो पहला बेनिफिट है, जो पहला इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि इट बेनिफिट्स स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग्स द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब वही हो गया जो एम्प्लॉइज अंदर काम करते हैं ना, उनकी बात करी जा रही है। दिस रिड्यूसेस द वर्कलोड। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या हुआ? जो वर्कलोड है ना, काम का बोझ है, वो रिड्यूस हो गया, यानी कि कम हो गया। एज वेल एज एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक वर्कर्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब ऑन ए रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब रेगुलरली उसको वही काम करना है। एक स्पेसिफिक वर्कर है, उसको वही स्पेसिफिक जॉब प्रोवाइड करी गई है, उसको वही काम करना है रोज, रेगुलर। ठीक है ना? रेगुलर बेसिस पे। Repetitive performance of a particular task allows a worker to gain experience in that area and leads to specialization। वही बात आ गई ना जो मैंने अभी आपको बताई कि रिपीटेटिव परफॉर्मेंस होगी, यानी कि लगातार बार बार वही परफॉर्मेंस होगी, वही काम उसको बार बार करना पड़ेगा, तो वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा। ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखो। अगर कोई ये काम आप रोज करते हो, लगातार करते हो, तो कुछ टाइम बाद आप उसमें स्पेशलिस्ट बन जाओगे। तो चलिए जी बच्चों, अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंस की तरफ, जो कि है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहता हूं। ठीक है जी? देखो, एग्जांपल कुछ ऐसा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दो डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं। एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक है परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है कि प्रोडक्ट को, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसको बनाना फैक्ट्री के अंदर। ठीक है जी? परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है रॉ मटेरियल को खरीद के लेकर आना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है,
तभी तो आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जब रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तब जाके आपका प्रोडक्ट बनता है। अब काफी रॉ मटेरियल यूज हो गया, तो अब इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि रॉ मटेरियल खत्म होने लग गया है। ठीक है जी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेंगे, ये देखो, ये परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी, ये एम्प्लॉइज हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट के मिस्टर ए से बोला कि हमको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप हमको रॉ मटेरियल लाकर दीजिएगा। तो मिस्टर ए ने ठीक है रिक्वायरमेंट रिसीव कर ली, और फिर इन्होंने पास ऑन कर दिया मिस्टर बी को। मिस्टर बी को बोला कि आप जाकर चेक करो फैक्ट्री में क्या सच में रॉ मटेरियल की जरूरत है भी, या फिर काम चल सकता है। तो मिस्टर बी ने जाकर चेक करा होगा, उनको लगा कि हाँ रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने क्या करा, मिस्टर बी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया, यानी कि फाइनेंस वाला जो होता है परचेज डिपार्टमेंट में, उसको बता दिया कि हाँ भाई वहां पर रॉ मटेरियल की जरूरत है फैक्ट्री में, आप पैसा रिलीज करो ताकि क्या करा जाए, रॉ मटेरियल को खरीदा जा सके। तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे दिया कि चलो रॉ मटेरियल की जरूरत है तो हम इतना पैसा आपको देते हैं। पैसा मिल गया, तो अब मिस्टर डी क्या करेंगे, मिस्टर डी का काम यह है कि रॉ मटेरियल को खरीद कर लेकर आना और फैक्ट्री तक डिलीवर करवाना रॉ मटेरियल को, गुड्स को, ताकि वहां पर प्रोडक्शन हो सके। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला, इसमें यह देखने को मिला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, एक मिनट इसको हटा दूं, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कितनी खूबसूरती के साथ इसमें सब कुछ मेंशन है कि मिस्टर ए का क्या काम है, मिस्टर बी का क्या काम है, सी का क्या काम है, डी का क्या काम है, ऐसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ होता है। ठीक है ना। तो अब मान लो कि इन दोनों डिपार्टमेंट का एक बॉस भी है, एक मैनेजर भी है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट इस अपने बॉस को यानी कि मैनेजर को क्या करेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे। परचेस डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे कि हमने परचेस करी है, पैसा रिलीज करा है, गुड्स डिलीवर करे हैं, और प्रोडक्शन वाले क्या बोलेंगे कि हाँ हमको रिक्वायरमेंट थी और हमारे पास गुड्स आ गए हैं। तो कितना क्लियरली मिस्टर ए का काम भी डिवाइड है, बी का भी, सी का भी, डी का भी, सबको अपना अपना काम पता है और काम बड़ा स्मूथली चल रहा है। अगर ये सब नहीं पता होता, किसी को अपना काम नहीं पता होता, तो जो काम है वो स्मूथली नहीं चल पाता। सबको पता है हमारा काम क्या है और हमारा बॉस कौन है, ये भी सबको पता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें बोला हुआ है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। The establishment of working relationships clarifies lines of communication and specifies who is to report to whom. Lines of communication, the establishment of working relationship, जो establishment of working relationship है ना, ये वही होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो ये उसी की बात करी गई है इसमें। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि किस तरीके से बात करी जाएगी। जैसे मैंने बोला ना, क्या किस तरीके से बात करी गई, प्रोडक्शन वाले ने मिस्टर ए को बोला, ए ने बी को बोला, बी ने सी को बोला, सी ने डी को बोला, ये क्या लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरीके से कम्युनिकेशन करी जाएगी, यानी कि बात करी जाएगी। एंड स्पेसिफाई हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो जब लाइन्स बन जाती हैं कम्युनिकेशन की, यानी कि किस तरीके से बात करनी है, तो ये भी पता चल जाता है कि भाई प्रोडक्शन वाले ए से बात करेंगे, प्रोडक्शन वाले को और किसी से बात नहीं करनी, प्रोडक्शन वाले को सिर्फ ए से बात करनी है, ए वाला बी से करेगा, बी वाला सी से करेगा, सी वाला डी से करेगा, और डी वाला प्रोडक्शन वालों से करेगा, और साथ ही साथ परचेज वाला बॉस से करेगा, प्रोडक्शन वाला भी बॉस से करेगा। तो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी बनी हुई है, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो भी इससे हमको पता चल जाता है ऑर्गेनाइजिंग की वजह से। दिस रिमूव्स एम्बिग्युइटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। एम्बिग्युइटी का मतलब जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो, यानी क्लियर ना लिखा हो, तो इससे वो रिमूव हो जाती है। It helps in creating a hierarchy order, thereby enabling the fixation of responsibility and specification of the extent of authority to be exercised by individuals. वही बात आ गई ना इसमें कि it helps in creating hierarchy. Hierarchical order क्या होता है कि आपका काम ये है, आपका यह काम ये है, जो हमने लेवल्स बना देते हैं ना, उसको hierarchy कहा जाता है। तो ये क्या करता है, एक hierarchy बना देता है, और उसमें क्या होता है, enable fixation of responsibility। इसमें क्या हो गया, जैसे हमने hierarchy बना दी थी ना, ये सारी क्या hierarchy है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने बता रखी है, मिस्टर ए आपका काम ये है, मिस्टर बी आपका काम ये है, मिस्टर सी आपका काम ये है, यानी कि इनकी अथॉरिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो गई है। तो इसमें वही बात इसमें हमने बताई है। ठीक है जी। तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पर, विच इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे गए हैं यूज करने के लिए, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। ठीक है ना। इसको इस तरीके से समझते हैं, देखिए ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इसके अंदर हर डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉइज काम करते हैं, और हर एम्प्लॉइज को क्या कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो
गोल है उसको अचीव किया जा सके। तो परचेज डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्शन वालों के पास भी हैं, मार्केटिंग वालों के पास भी हैं, सेल्स वालों के पास भी हैं। रिसोर्सेज यानी कि जिनका इस्तेमाल करके वो अपना काम पूरा करते होंगे। ठीक है जी। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, परचेज वाला अपना रिसोर्स यूज करेगा, प्रोडक्शन वाला अपना रिसोर्स यूज करेगा, मार्केटिंग वाला अपना रिसोर्स यूज करेगा, सेल्स वाला अपना रिसोर्स यूज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि परचेज वाला अपना रिसोर्स भी यूज कर रहा है और प्रोडक्शन वाले का भी यूज कर लेगा, प्रोडक्शन वाला अपना भी कर रहा है, परचेज वाले का भी कर रहा है, मार्केटिंग वाले का भी कर रहा है, मार्केटिंग वाला सबका यूज कर रहा है। नहीं, जिसको जो रिसोर्स मिला गया है वो अपना रिसोर्स यूज करेगा और अपना काम पूरा करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। तो इससे क्या हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्स का। रिसोर्स क्या होते हैं, देखो अगर कोई परचेज डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है तो हो सकता है वो कंप्यूटर में काम कर रहा हो, लैपटॉप में काम कर रहा हो, इंटरनेट का यूज करके, तो वो उसका रिसोर्स है। प्रोडक्शन वाले क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो उनका रिसोर्स है। मार्केटिंग वाले भी कंप्यूटर वगैरह में काम कर रहे हैं या फिर ऑन फील्ड जा रहे हैं, वहां पर भी उनको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है मार्केटिंग का, तो वो उनका रिसोर्सेज है। सेल्स वालों का अपना रिसोर्स है, यहाँ भी बैठे हुए अपना एसी रूम में बैठे हुए, अपने शोरूम में बैठे हैं, दुकानों में बैठे हुए सेल्स कर रहे हैं। तो सबके अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, तो सबको अपने रिसोर्सेज मिलते हैं और वो अपने रिसोर्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दूसरा आकर उसका रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी इसमें आप अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि परचेज वाला सिर्फ अपना ही काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाला सिर्फ अपना ही काम कर रहा है, मार्केटिंग वाला अपना काम कर रहा है, सेल्स वाला अपना काम कर रहा है। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी अवॉइड हो जाता है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का क्या होता है, ऐसा नहीं है कि परचेज वाले ने परचेज कर ली, अब प्रोडक्शन वाला भी आके परचेज कर रहा है, मार्केटिंग वाला भी परचेज कर रहा है, तो डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है। ठीक है ना, तो ये अवॉइड हो जाता है, जिसको जो काम है सिर्फ वही काम करना है। हाँ जी, तो पढ़ते हैं इसमें नोट्स में क्या लिखा है। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल मटेरियल। ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल हो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो। ठीक है ना, द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स, यानी कि जो जॉब्स प्रोवाइड करी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, यानी कि वही डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एंड ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना, और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क को क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा रिसोर्स है उसका भी क्या होगा, प्रॉपर इस्तेमाल किया जाएगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है जी। तो चलिए जी, अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंस की तरफ, जो कि है एडेप्टेशन टू चेंज। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। चैप्टर 3 में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करी थी। हर बिजनेस एनवायरनमेंट में काफी सारे डायमेंशंस होते हैं, उन सभी का बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है, बिजनेस की परफॉर्मेंस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में काफी सारे चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस की वजह से बिजनेस को या तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी कि बिजनेस पर अच्छा असर पड़ सकता है, या फिर एक थ्रेट मिल सकती है, यानी कि बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, मैंने इसी पॉइंट में क्या बताया था, इसी टॉपिक में बताया था कि सारे के सारे स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, एक ही काम दोहरा दोहरा कर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो इतने सारे स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन पर, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो सारे स्पेशलिस्ट मिलकर क्या करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट से कोई थ्रेट आ रही है तो वो सारे स्पेशलिस्ट, यानी कि जितने भी इंप्लॉइज हैं जो स्पेशलिस्ट बन चुके हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस थ्रेट का सामना करेंगे और इस थ्रेट को या तो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे या इसका प्रभाव बिल्कुल ही ना बराबर कर देंगे। ठीक है ना, तो इस पॉइंट में यही बताया गया कि ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग से एडेप्टेशन टू चेंजेस। चेंजेस कौन सा, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहा है उसकी बात इसमें करी गई है। ठीक है जी, तो उसको ऐसा करते हैं। The process of organizing allows a business enterprise to accommodate changes in the business environment. जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है वो क्या करता है, अलाउ करता है बिजनेस एंटरप्राइज को कि वो एक प्रॉपर प्लेस दे, अकोमोडेट करे किसको, चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट में। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट अगर कोई चेंज आ जाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आ जाते हैं तो उसको अकोमोडेट करे कौन, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी सुटेबली मॉडिफाइड। जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो सुटेबली मॉडिफाई, यानी कि उसको मॉडिफाई करा जा सके, इधर उधर करा जा सके। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कौन सा काम कौन करेगा, कौन सा काम कौन सा एम्प्लॉय करेगा, वो उसमें बताया जाता है। तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो गया तो हम उसको सुटेबली मॉडिफाई कर सकते हैं, किसको, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। इससे क्या होगा, द रिवीजन ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग मैनेजरियल लेवल। तो क्या होगा, रिलेशनशिप, जो वर्किंग रिलेशनशिप होती है मैनेजर्स की, वो भी कभी कभार चेंज हो जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली कर सकें। इट
ऑल्सो प्रोवाइड्स मच नीडेड स्टेबिलिटी इन द एंटरप्राइज। इससे क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी भी आती है। एज इट कैन देन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पाइट ऑफ चेंजेस। भले ही चेंजेस आ जाए बिजनेस एनवायरनमेंट में, मगर हम लगातार सर्वाइव करते रहेंगे और साथ ही साथ ग्रो भी करते रहेंगे, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है जो कि सुटेबली मॉडिफाई हो जाता है, यानी कि जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ, जो कि है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब देखो ये हुआ, एक ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले काम को डिवाइड करा जाता है, बांटा जाता है। अब कौन सा काम कौन करेगा, यानी कि इंप्लॉइज की उसमें भर्ती करी जाती है। अब सभी लोग अपना अपना आके काम करेंगे, तो काम क्या होगा, स्मूथली काम होगा, यानी कि अच्छे से काम होगा, बिना रुकावट के काम होगा, और अच्छे से काम होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अच्छे से अचीव होगा। तो इसमें वही बात बताई गई है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, यानी कि क्लियरली बता दिया गया है कि कौन सा काम कैसे किया जाएगा और कौन करेगा, एंड रिलेटेड ड्यूटीज, और यानी कि जॉब्स एंड ड्यूटीज की इसमें बात करी जा रही है कि क्लियर डिस्क्रिप्शन बताया जाता है कि कौन सा काम कौन करेगा और कैसे करेगा। दिस हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन और डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स एनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जब क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सा काम कौन करेगा, तो इससे क्या होता है, वर्किंग रिलेशनशिप भी अच्छे से होने लगते हैं, लोगों के आपस में जो उनके कलीग्स होते हैं उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप हो जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज देयरबाय बिकम्स इजी एंड दिस ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या होता है, मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी इजी हो जाता है, और साथ ही साथ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है कि सबको अपना अपना काम पता है और सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और काम प्रॉपर चल रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोला गया है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। ये मेरा आपको हर बार की तरह होमवर्क है, जो सबसे आसान वाला टॉपिक होता है वो मैं होमवर्क देता हूं। सरल भाषा में मुझे हिंदी में लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या मतलब है। मैं आपको एक बार इसका हिंट जरूर देता हूं हर बार की तरह कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है मैनेजर क्या करता है, अपने काम डेलीगेट कर देता है। क्या कर देता है, इसमें एक वर्ड आएगा आपको डेलीगेशन, अपने वर्क डेलीगेट कर देता है, यानी कि अपने एम्प्लॉइज में काम बांट देता है, जिससे क्या होता है उसके पास अच्छा खासा टाइम बच जाता है और वो उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो नए नए आइडिया ला सके, नए नए मेथड्स ला सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके और अपॉर्चुनिटी अगर मिली है बिजनेस एनवायरनमेंट से उसको ग्रैब भी कर सके। तो इसमें वही बात बताई गई है कि मैनेजर अपना काम क्या करता है, डेलीगेट कर देता है, यानी कि बांट देता है अपने एम्प्लॉइज में, ठीक है ना। तो इसमें एक वर्ड आएगा डेलीगेशन, तो आप समझ जाना उसका मतलब ये है। अब आप इसको पूरा का पूरा पढ़ना है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक, और आपको क्या समझ में आया सरल भाषा में अपना दिमाग चला के इमेजिनेशन करके उसके बाद हिंदी में मेरे को आप इसमें लिख कर दो। हिंदी मतलब जो रोमन वर्ड्स में ही आप लिख सकते हैं, कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दो, मेहनत हो रही है आपके लिए ही हो रही है, ठीक है जी। तो चलिए जी अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंस की तरफ, जो कि है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसको इस तरीके से समझो, देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करा जाता है, सबसे पहले काम को डिवाइड करा जाता है। अब उन काम को कौन करेगा, उन इंप्लॉइज को लेकर आया जाता है, उनको काम बताया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है, और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं कि आप ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, इन रिसोर्सेज को यूज करेंगे और अपना काम करेंगे प्रॉपरली तरीके से। अब जब कोई अपना काम रोज करेगा, बार बार करेगा, तो वो एक्सपर्ट बन जाएगा, स्पेशलिस्ट बन जाएगा। जब स्पेशलिस्ट बन जाएगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, ग्रो करने लगेगी, क्योंकि इतने सारे स्पेशलिस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभार तो हम थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा और दिमाग लगा देती है, थोड़ा इनोवेशन करती है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, उसके पास परचेज डिपार्टमेंट है जो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट को बनाएगा यानी कि प्रोडक्शन करेगा, मार्केटिंग क्या करेगा, उस मार्केटिंग वाला क्या काम करेगा, मार्केटिंग करेगा, अपने प्रोडक्ट की लोगों को बताएगा, और सेल्स वाला करेगा सेल्स, प्रोडक्ट को बेचेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा एक इनोवेशन कर दिया, एक नया डिपार्टमेंट लेकर आ गए हैं। उस डिपार्टमेंट का नाम है रिसर्च, नाम रख दो इसका कि रिसर्च करेगा। ये डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करेगा। किस चीज की रिसर्च करेगा, ये देखेगा कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है बन के तैयार हो गया है, इसकी मार्केटिंग भी कर दी है, अब वो थोड़ा रिसर्च करेगा कि कौन से एरिया में हम इसको बेच सकते हैं, कौन से एरिया में ज्यादा मार्केटिंग करें, कहां पर वेल्दी लोग रहते हैं जो हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और कहां पर हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। उसके लिए उन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। इसका सिर्फ यही काम है। जो कॉम्पिटिटर होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के, अगर उनके पास रिसर्च वाला डिपार्टमेंट नहीं होगा तो वो थोड़ा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इस वाली ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपर रिसर्च करी है, तब जाकर इन्होंने अपनी सेल करी है।
इससे क्या होगा, सेल होने लगेगी। जब सेल होती है, ज्यादा वॉल्यूम में सेल होने लगती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। ठीक है ना। चलिए जी, इसको भी थोड़ा छोटा एक बारी, हाँ ठीक है, अब सही है। चलिए, organizing helps in growth and diversification of an enterprise by enabling it to deviate from existing norms and taking up new challenges। न्यू challenges ले जाते हैं, जैसे मैंने नया डिपार्टमेंट का बताया गया, अगली लाइन में भी वही लिखा है। इट अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब्स, पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स एंड इवन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट लाइन। इसमें वो बोला गया है, ये अलाउ करता है ऑर्गेनाइजिंग कि नई नई जॉब्स लेकर आया जाए, नए नए डिपार्टमेंट खोलें, और इवन नया प्रोडक्ट भी आप लेकर आ सकते हैं मार्केट के अंदर। New geographical territories can be added to current areas of operations and this will help to increase customer base, sales and profit। इससे क्या होता है, कस्टमर बेस भी बढ़ता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बढ़ते हैं, सेल भी हमारी बढ़ने लगती है और हमको प्रॉफिट भी ज्यादा होने लगता है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी हो रही है। तो इसलिए इसको बोला गया है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो अब जल्दी से बच्चों हम क्या करते हैं, नेमोनिक्स भी देख लेते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, सी वर्ड जी, सी वर्ड जी, ठीक है ना। जितना विचित्र बनाओगे उतना अच्छे से याद रहेगा। एस फॉर स्पेशलाइजेशन, जो पहला पॉइंट था। ई फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ए फॉर एडेप्टेशन ऑफ चेंजेस, डब्ल्यू फॉर वर्किंग रिलेशनशिप, ओ फॉर ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आर से क्या है, कुछ भी नहीं है, डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, जी फॉर ग्रोथ, जो हमने लास्ट में करा है। तो नेमोनिक्स क्या हुआ, सी वर्ड जी, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से याद कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक वीडियो देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।